रक्षक परमाणु। इंसान है तो समाज है, समाज है तो अपराध है, और अपराध है तो विनय जैसा कानून पसंद इंसान है जो अपराध से लड़ते हुए कानून की रक्षा में रत रहना अपना फर्ज समझता है। इसीलिए ना उसे दिन में चैन है और न रात को आराम। इतनी व्यस्त दिनचर्या में वो अपने बारे में सोच सके, ऐसा मौका उसे बहुत कम ही मिलता है। इसलिए ऐसे मौक़ों की कीमत वो खूब समझता है। याहू! आज ना तो मैं नाश्ता करूँगा, न नहाऊँगा, न ही खाना खाऊँगा। आज मैं सोऊंगा और सिर्फ सोऊंगा, क्योंकि आज ऑफिस की भी छुट्टी है और शहर में किसी अपराध के घटने की सूचना भी नहीं है। हे भगवान, आज सारे दिन कोई ऐसी घटना घटित मत होने देना जिसमें कि तेरे इस भक्त को किसी अपराधी के हाथ पांव तोड़ने जाना पड़े। खुशी से नाचते विनय ने इतनी तेजी से भगवान के सामने माथा टेका कि भगवान की मूर्ति उसके सिर पर ही आ गिरी। आउ! आपका आशीर्वाद देने का स्टाइल पसंद आया भगवान। आपने मेरी सुन ली। अब आपकी कृपा से मैं होऊंगा और होगा मेरा वह बिस्तर जिस तक मैं पहुंचूंगा अपनी सुपर स्पीड से। बिस्तर पर पहुंचने के उत्साह में बिना परमाणु ड्रेस के हवा में उड़ने की भूल कर बैठा विनय और मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिरा। धड़ा! ओह, गलती हो गई जो मैं यह भूल गया कि सुपर स्पीड से उड़कर बिस्तर पर सिर्फ परमाणु पहुंच सकता है। मुझे तो चलकर जाना चाहिए। याहू! अब मैं बिस्तर पर पहुंच गया। अब मैं सो जाऊंगा लंबी चादर तान के। डिंग डोंग डिंग डोंग, डिंग डोंग डिंग डोंग। लंबी तान कर सोने के विनय के सपने को कॉल बेल की आवाज ने तोड़ दिया। आह! वो उछल कर बैठा और अपने बाल नोचने लगा। विनय कुमार, महा उल्लू हो तुम, जो सोने से पहले कॉल बेल को ऑफ करना भूल गए। अब खड़े खड़े अपने बाल क्या नोच रहे हो? आगे बढ़ो और दरवाज़ा खोलो, वरना ये कॉल बेल बज बज कर कानों का भुर्ता बना देगी। और दरवाज़ा इसी इरादे से खोलना कि अगर दरवाजे पर प्रीति जिंटा भी हो तो तुम उसे भी धक्का देकर भगा सको। सिपरा! हे भगवान, ये क्या मुसीबत भेज दी आपने। अपराधियों से तो मैं निपट लेता, लेकिन इससे तो मेरे फरिश्ते भी नहीं निपट सकते। मैं जानती हूँ आज तुम्हारी छुट्टी है विनय। आज तुम्हारे पास मौका है कि तुम मुझे KFC ले चलो और मुझे वहाँ गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ बर्गर खिलाकर उन एहसानों का बदला चुका सको जो मैंने तुम पर किए हैं। आपने मुझ पर एहसान कर दिए देवी जी। कब और कैसे? DVB और MTNL की लंबी लाइन में लगकर बेहिसाब धक्के खाकर किसी के बिजली और टेलीफोन का बिल भरना एहसान ही कहलाता है जनाब, और उसके बदले में कॉफ़ी न पिलाना कहलाती है एहसान फरामोशी। और आप ऐसा करें, मुझे ये हरगिज़ मंजूर नहीं। इसलिए जब तक आप मुझे कॉफ़ी पिलाने नहीं ले चलते, मैं आपका पिंड नहीं छोड़ने वाली। जोंक की तरह चिपक गई थी छिपरा विनय से। उससे बच्चे पीछा छुड़ाने का अब विनय के पास एक ही रास्ता बचा। चलिए देवी जी, आपको कॉफ़ी पिलाकर और बर्गर खिलाकर आपका एहसान उतारूं। जितनी जल्दी इसकी इच्छा पूरी होगी उतनी ही जल्दी इससे पीछा छूटेगा। लो, ये हुई ना बात। 10 मिनट में इसे कॉफ़ी पिलाकर वापस लाना है मुझे। विनय जरूर अपने हिसाब से चल रहा था, लेकिन दिल्ली और उसकी दिनचर्या अपने हिसाब से चलती है। वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे देखना होगा। अरे विनय, तुमने एकाएक कार क्यों रोक दी और तुम चले कहाँ? अभी आया। वहाँ कुछ गड़बड़ है, शायद मेरी ज़रूरत पड़े। उधर विनय की ज़रूरत पड़ने वाली थी या नहीं, यह पक्का नहीं था, लेकिन यह पक्का ज़रूर था कि उधर गड़बड़ ज़रूर थी। जो रोटियां की बात नहीं मानता, रोटियां उसकी अतड़ियों का कीमा बना देता है। इसीलिए अपने अतड़ियों पर रहम खा और अपना कड़ा व सारी अंगूठियां व कीमती चीज़ें उतार कर हमें दे दे। अबे टुकुर टुकुर देख रहा है क्या? माल निकालता है या दूं तेरे पेट में? एक क्षण पहले हम आपकी भाषा नहीं समझ पाए थे, अब समझ रहे हैं। आपको ये चाहिए, ले लीजिए। हमारे किस काम की हैं? MTV के ज़माने में ये शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है और अपने सारे गाने हमें बिना हिल हुज्जत के दे रहा है। हम तो एक झटके में लखपति हो गए। सही कहा, अब खिसको यहाँ से। यहाँ से खिसकने के लिए अपने पैरों को कष्ट क्यों दे रहे हो? जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए वह स्पेशल जिप्सी मंगा देता हूँ जिस पर सुंदर अक्षरों में लिखा होता है, आपके लिए आपके सदैव साथ सदैव, दिल्ली पुलिस थाड़। रोटियां तेरी आतड़ियों का कीमा बना देगा रे। जरूर बना देना। पहले जरा अपने थोबड़े को मांस का लोथड़ा बनने से तो बचाओ। इसके आगे तुम्हारे चाकू की धार नहीं चलने वाली रोटियां उस्ताद। भागो उससे बचकर। मेरे सामने किसी को लूट कर भागना आसान नहीं है।
विनय तेजी से लुटेरों के पीछे भागने को तैयार जरूर हुआ, लेकिन भाग नहीं पाया। ठहरिए महोदय, उन्हें जाने दीजिए। आप मुझे रोक रहे हैं, जबकि वो आपको लूटकर भाग रहे हैं। उन्हें रोकना होगा। कोई आवश्यकता नहीं महोदय। व्यर्थ वस्तुओं के लिए मानवीय मूल्यों का हास क्यों करते हो? उफ! साधारण जवाहरातों के गहने को साधारण बताने वाले इस अनोखे आदमी के हाथ में गजब की शक्ति है। मैं पूरी ताकत लगाकर भी अपने हाथ को उससे छुड़ा नहीं पा रहा। वैसे भी अगर अब मैं अपना हाथ इसे छुड़ा भी लूँ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लुटेरे मेरे पहुंच से दूर निकल चुके हैं। लुटेरों की आंखों से ओझल होने के बाद ही उसने विनय का हाथ छोड़ा और तेज कदमों से एक तरफ चल पड़ा। अपने कीमती हीरे जवाहरातों के लूटने के बाद भी एकदम शांत नजर आने वाला यह शख्स या तो अकूत दौलत का मालिक है या पागल है। ये मुझे ना रोकता तो मैंने उन लुटेरों को धर दबोचा होता। क्या हुआ विनय? किस सोच में डूब गए? मुझे कॉफ़ी पिलाने भी चलोगे या सारा समय यहीं खड़े खड़े ही गुजार दोगे? ठीक है, चलो चलें। शिप्रा ने उसका ध्यान जरूर भंग किया था, लेकिन उसके दिलो दिमाग के हर कोने में अभी भी वही रहस्यमय शख्स ही बसा हुआ था, जिसका जल्द ही उसका दोबारा सामना होने वाला था। नमस्कार, पुलिस स्टेशन आदर्श नगर से मैं इंस्पेक्टर विनय। इंस्पेक्टर, आप अपनी पुलिस फोर्स के साथ तुरंत ही शालीमार बाग के हिंदुस्तान बैंक में पहुंच जाइए। यहाँ एक ऐसा आदमी मौजूद है जो बैंक का सारा रुपया मांग रहा है और कहता है हमने उसकी मांग नहीं मानी तो वो बैंक को लूटकर सारा रुपया ले जाएगा। मैंने उसे बिठा रखा है। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाइए। उसे जाने मत देना, मैं अभी आता हूँ। तूफान की तेजी से विनय अपने मातहतों के साथ हिंदुस्तान बैंक पहुंचा। सर, वह रहा वो आदमी। उस पर नज़र पड़ते ही उछल पड़ा विनय। ये तो वही है। इसे तो मैं बहुत ज़्यादा दौलतमंद समझ रहा था। अब पता चला इसके पास वह दौलत कहाँ से आती है जिसे वह अपने बाप का माल समझकर दोनों हाथों से उड़ाता है। तुरंत ही घेर लिया गया उसे। अरे श्रीमान, ये आप क्या कर रहे हैं? हम पर आपने ये शस्त्र क्यों तान रखे हैं और ये आप हमें अपनी भुजाओं में क्यों जकड़ रहे हैं? इनके साथ थाने चले जाओ, सब पता चल जाएगा। ओह, आपके तेवर बता रहे हैं कि आपको हमारी मांग स्वीकार नहीं, तभी आपने इन सज्जनों से हमें जकड़वाया है। परंतु श्रीमान, ऐसा करते समय आप भूल गए कि हमने कहा था कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हमें मुद्राएं प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करना होगा। उफ! उसके शरीर में हल्की सी हलकत हुई, लेकिन उसे जकड़ने वाले पुलिस वाले उसके पास से ऐसे छिटके जैसे स्ट्राइकर के लगने से कैरम की गोटियां छिटकती हैं। हाय! मार डाला। उफ! विनय भी एक सिपाही से उलझकर गिरा था, इसीलिए वह उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया। सर, वो स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़ रहा है सर। वो वहां नहीं पहुंच सकता क्योंकि स्ट्रांग रूम की मजबूत दरवाज़ा बंद है और उसकी चाबी मेरे पास है। हैं? आगे का शब्द मैनेजर के गले में ही अटक कर रह गया और उस समय तो उसने अपनी सांसें अटकती महसूस की जब उसने वह दृश्य देखा। जैसे पारदर्शी शीशे में रोशनी की किरण प्रवेश कर जाती है, वैसे ही स्ट्रांग रूम के मजबूत स्टील के दरवाजे में प्रवेश कर गया था वह। इधर उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ इंस्पेक्टर विनय। कहाँ कहाँ गया वह? उस स्ट्रांग रूम में दरवाज़ा बंद है, चाबी मेरे पास है, फिर भी वह उसमें घुस गया। व्हाट नॉनसेंस! 2 फुट मोटे स्टील का दरवाज़ा बंद है, फिर वह स्ट्रांग रूम में कैसे घुस गया? ऐसे ही जैसे वो बाहर निकल रहा है, देखो। अब आश्चर्यचकित होने की बारी इंस्पेक्टर विनय की थी, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। वो स्ट्रांग रूम से सारा रुपया निकाल लाया है। रोको उसे, और रोकने के लिए करो उस पर फायर। धाय धाय धाय! क्या भला है ये? चारों दिशाओं से गोलियां बरसती थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अपनी दिशा बदलकर एक ही जगह पहुंची थी, सामने खड़े उस रहस्यमय शख्स के हाथों में। मुद्राओं से अधिक बढ़कर है मानव की भावनाएं। विस्फोटक पदार्थों से बने इन पदार्थों का उपयोग करके कृपया उन भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। बारूद की गोलियों को कांच की गोलियों की तरफ पकड़ लिया इसने। उफ! कैसा अनोखा इंसान है यह, और कैसी अद्भुत हैं इसकी शक्तियाँ। लेकिन इसके सबके बावजूद भी मैं इसे बैंक लूट कर यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रुक जाओ! चट्टान की तरह तनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ इंस्पेक्टर विनय, लेकिन उसके चेहरे पर सिकन की जगह मुस्कुराहट उभर आई। हमें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अपराध और अपराधियों को समाप्त करने के लिए तुम अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हो। परंतु विश्वास रखिए, हम इन मुद्राओं को इस मुद्रा भंडारण गृह से निकालकर कोई अपराध नहीं कर रहे।
जिस नगर में हजारों लोग भूखे मर रहे हों, उसमें अपराध मुद्रा को भंडारण गृह से बाहर ना निकालना नहीं, उसे भंडारण गृह में बंद करना है। इसीलिए कृपया कर हमारा रास्ता छोड़िए और हमें अपनी प्रतीक्षा में खड़े उन भूखे नंगे लोगों के पास जाने दीजिए जिन्हें हम मुद्राएं देने का वचन देकर आए हैं। अपनी तरफ से उसने विनय को बहुत ही प्यार और आराम से अपने रास्ते से हटाया था, लेकिन इसका क्या किया जाए कि विनय पर उसका प्यार बहुत भारी पड़ा। फिरकी की तरह उड़ता वह कई फुट दूर जाकर गिरा था। या! और उस प्यार करने वाले ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा था। वह तो तेजी से अपने रास्ते पर बढ़ गया था। अब इंस्पेक्टर विनय ने वहां से उठने का प्रयास नहीं किया। उसकी अनोखी शक्ति और जबरदस्त ताकत का मुकाबला करना किसी साधारण इंसान का काम नहीं। इसीलिए उसके सामने विनय के रूप में पहुंचना बेकार है। अब तो तभी कुछ हो सकता है जब उसे रोकने पड़े परमाणु। इंस्पेक्टर विनय परमाणु बनकर लहरा चुका था। उसे रोकने के लिए जो उस रुपए को गरीबों में लुटा रहा था, जो कुछ देर पहले स्ट्रांग रूम में बंद था। लीजिए, ये मुद्राएं लीजिए और अपने उदर की क्षुधा शांत कीजिए। अपनी दरिद्रता दूर कीजिए। अपने अश्रुओं को पोंछिए। अपने बालकों का भविष्य बनाइए। शीघ्र आइए हमारे पास, अधिक समय नहीं है, क्योंकि आप सबके दुख दूर करने के बाद हमें अपना उद्देश्य भी पूरा करना है। तेरा उद्देश्य क्या है और तू उसे पूरा कर भी पाएगा या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम जैसे बैंक लुटेरे और करेंसी का अपमान करने वाले को जेल पहुंचाने का अपना उद्देश्य मैं जरूर पूरा करूंगा। परमाणु के उस तेज वार ने न ही उसके शरीर पर कोई असर डाला और न ही उसके कुछ आवाज पर। ओह, तो आप हैं, तो एक बार फिर आप हमें रोकने आए हैं। परंतु ये आप विदूषकों जैसे पोशाक क्यों पहन आए, जिसमें छोटी मोटी नाभिकीय ऊर्जा के साधारण से यंत्र लगे हुए हैं? आप तो सुरक्षा कर्मियों के वस्त्र में ही अच्छे लग रहे हैं। ओह माय गॉड, गजब की दृष्टि रखता है ये। इसने पहचान लिया कि मैं ही परमाणु हूँ और मैं ही विनय। मुझे इस पर जल्द ही काबू में करना होगा, वरना ये मेरा राज खोल देगा। उत्तेजित मत होइए महोदय, हम आपका रहस्य किसी को नहीं बताएंगे। हम आपको वचन देते हैं। अब कृपया कर हम पर प्रहार करना छोड़कर एक तरफ खड़े हो जाइए और हमें अपना कार्य करने दीजिए, क्योंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है। उफ! इसने तो मेरे मन की बात भी जान ली। परमाणु को पकड़कर एक तरफ खड़ा कर दिया उसने, लेकिन परमाणु खड़े रहने वालों में से कहाँ था। तुम में कुछ अद्भुत शक्तियां जरूर हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। लगता है आप समझे नहीं। ठीक है, अब हम आपको रोकेंगे भी नहीं। आप अपना काम करते रहिए और हम अपना काम करते रहते हैं। जाने किया क्या उसने कि इस बार वार करने आए परमाणु को ऐसा झटका लगा कि झंझना कर रह गया उसका सारा शरीर। चीख निकल गई उसके हल्क से। उसने तुरंत ही अपने आप को पीछे ढकेला। उफ! हाई वोल्टेज का करंट था, लेकिन ये करंट मुझे लगा कैसे? मेरे हाथों और शरीर पर तो फायर प्रूफ एस्टेबेस्टस की पोशाक है। कोई खास तरह का करंट इसके शरीर के इर्द गिर्द दौड़ रहा है। ऐसे में उसके पास फटकना मौत को दावत देने के समान होगा। इसीलिए उसे दूर से ही बेबस करना होगा, परमाणु रस्सी की सहायता से। सर्र से परमाणु के हाथ से छूटकर ढेरों परमाणु रस्सी उसके शरीर से जा लिपटी, लेकिन ज़्यादा देर तक लिपटी नहीं रही। परमाणु छल्लुआ का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ। उफ! परमाणु छल्ले तो उसके शरीर से टकराकर ऐसे टूट रहे हैं जैसे कांच की चूड़ियाँ। उसके रोकने के लिए क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। नकाब के नीचे मौजूद परमाणु का चेहरा निश्चित ही परेशानी के ढेरों लक्षणों से भरा हुआ था। अपना काम खत्म करके उसने परमाणु की सारी परेशानी खत्म कर दी। लीजिए, अब हम रुक गए। अब हम आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। हम आपके साथ तभी चलेंगे जब आप अपना विज्ञान के इस बहुरूप को त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आएंगे। विज्ञान के किसी भी रूप से घृणा है हमें। इसकी शर्त मानने में मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। वैसे भी अब मुझे परमाणु के रूप की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद वो इंस्पेक्टर विनय बनकर उसे लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। हम आपके साथ कुछ ही देर रहेंगे मान्यवर, क्योंकि हमें शीघ्र ही अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं पहुंचना है। हमारे ख्याल से हमारे साथ चलकर आप कहीं नहीं पहुंच सकते मान्यवर, क्योंकि हम आपको पहले हवालात में डालेंगे और फिर जेल। स्थिति को समझने में एक क्षण लगा उसे। ओह, तो आप हमें बंदी बनाना चाहते हैं? नहीं महोदय, नहीं। हम पृथ्वी पर बंदी बनने के लिए नहीं, कौस्तुभ मणि प्राप्त करने के उद्देश्य से आए हैं।
और हमें अपने उद्देश्य में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सलाखों के पीछे से हवा की तरह निकलकर वह विनय के सामने आ खड़ा हुआ। चलते हैं महोदय, परंतु जाते जाते आपको एक शिक्षा अवश्य देते जाएंगे। विज्ञान से दूर रहो। विज्ञान के नाम पर विकास की जाने वाले विज्ञान की अति मनुष्यों के लिए अत्यंत हानिकारक है। अगर तुम आज नहीं चेते तो हो सकता है तुम्हें भी कोई कौस्तुभ मणि खोजने के लिए कहीं जाना पड़े। सभी की आंखें फटी फटी की फटी रह गईं और सभी की आंखों के सामने ही वह प्रकाश में बदला और प्रकाश की गति से ही वहां से चला गया। श्यों! सभी बुत बने खड़े थे, लेकिन विनय खड़ा नहीं रहा। उसकी बातों से यह तो साफ है कि वह इस धरती का मानव नहीं है, लेकिन वह किस ग्रह से आया है और उसका उद्देश्य पूर्ण करने वाली वह कौस्तुभ मणि क्या है। उसे हासिल करने के लिए वह ना जाने क्या विनाश मचा सकता है। यह सब जानने के लिए मुझे पहुंचना होगा प्रोबॉट के पास। जब से वह इस शहर में नजर आया है तब से मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ परमाणु, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता। यहाँ तक कि कैमरों ने उसकी जो चित्र लिए, मैं लाख कोशिश के बाद भी उसका एक्सरे नहीं कर पाया। हाँ, कौस्तुभ मणि के बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कौस्तुभ मणि भगवान श्री कृष्ण के पास थी, जो हमेशा उनके मयूर पंखी मुकुट में स्थापित रहती थी। कहते हैं उस चमत्कारी मणि के कारण ही भगवान कृष्ण ने सारे जगत को प्रेम संदेश दिया, क्योंकि उस मणि में प्रेम जागृत करने की अद्भुत क्षमता थी। अद्भुत! जो मणि भगवान श्री कृष्ण के पास मौजूद थी, उसे वह आज 5000 वर्षों बाद हासिल करने आया है। वह मणि उसे कहाँ मिलेगी और वह उसे कैसे हासिल कर पाएगा? नागराज के नागों की तरह विनय के मस्तिष्क में सनसना रहे थे वे सवाल, जिनका जवाब प्रोबोट के पास नहीं था, लेकिन शायद वही कुंजी आवाज के पास जरूर था। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं महोदय। तो तुम यहाँ? हाँ महोदय, हमें यहाँ देखकर आश्चर्यचकित होना। हम यहाँ उस अति सूक्ष्म यंत्र की सहायता से पहुँचे हैं जिसे हमने आपके मस्तिष्क में उस समय प्रत्यारोपित कर दिया था जिस समय आप प्रथम बार हमारे सामने आए थे। उस यंत्र की सहायता से हम आपकी सभी बातें सुन सकते हैं और आप ब्रह्मांड के किस कोने में हैं इसका पता लगा सकते हैं। रही आपकी इस प्रयोगशाला में पहुंचने की बात, तो यह हमारे लिए तनिक भी कठिन नहीं था। अपने विज्ञान के अनुसार आपने इस प्रयोगशाला की सुरक्षा में जो अति विशिष्ट प्रबंध कर रखे हैं वे पृथ्वी के मानवों के लिए हैं। हमें यहाँ पहुँचने में एक क्षण का सहस्त्रवां भाग भी नहीं लगा, क्योंकि हमारे विज्ञान के सामने आपका विज्ञान इतना छोटा है जितना संपूर्ण पृथ्वी के समक्ष आपका शहर दिल्ली। आप हैं कौन? कहाँ से आए हैं? आपकी तरह हमारे ग्रहवासियों के अलग अलग नाम नहीं होते। वहाँ सभी को मानस कहा जाता है। आप भी हमें मानस कह सकते हैं। हम भौम ग्रह के वासी हैं। आकाश गंगा में पृथ्वी के साथ ही जिसका निर्माण हुआ। समय के साथ साथ दोनों ग्रहों ने सभ्यता और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति की, परंतु जहाँ पृथ्वीवासी विज्ञान का उपयोग विनाश और युद्ध के लिए करके पृथ्वी को उजाड़ने और बसाने में लगे रहे, वहीं भौमवासियों ने विज्ञान का उपयोग निर्माण व रक्षा प्रणालियों को विकसित करने के लिए किया। यही कारण था कि पृथ्वी का विज्ञान भौम के विज्ञान से पिछड़ता चला गया। होना तो यही चाहिए था कि अपनी विनाशक प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी समाप्त हो जाती, परंतु ऐसा नहीं हुआ और इसका मुख्य कारण था वे ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जिन्हें आप ईश्वर का नाम देते हो। उन शक्तियों ने पृथ्वी को विनाश से बचाया। ऐसी ही एक शक्ति का नाम था श्री कृष्ण, जिसने पृथ्वी को समाप्त होने से तो बचाया ही था, साथ ही प्रेम संदेश देकर मानवों में समाप्त होती मानवीय भावनाओं और मानवीय मूल्यों को भी बचाया। और ऐसा वे कर पाए उस कौस्तुभ मणि की सहायता से, जो पराविज्ञान की ऐसी अनोखी शक्तियों से युक्त थी, जो हमारे अति विकसित विज्ञान से भी बहुत आगे की शक्ति थी। हमने कौस्तुभ मणि जैसी शक्ति का निर्माण करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफल न हो पाए। इसीलिए उस मणि को लेने के लिए हमें भौम से पृथ्वी पर आना पड़ा। विज्ञान की ऊंचाइयों को छूने की हौड़ में हम भौम निवासियों ने मानवता और भावनाओं को बहुत पीछे छोड़ा है। आपको कौस्तुभ मणि क्यों चाहिए? भावुकता, भावना, पीड़ा और प्रेम क्या होता है, ये हम भौमवासी बिल्कुल ही भूल गए। जब हमें इसका भान हुआ तब तक बहुत विलंब हो चुका था। सहस्त्रों वर्ष बीत चुके थे। वापस लौटना हमारे लिए संभव ही नहीं था। लेकिन मानवीय मूल्यों के बिना भी कहीं जीवन चलता है क्या?
लेकिन वो मणि आपको मिलेगी कहाँ? द्वारका में, जो महाशक्ति श्री कृष्ण का निवास स्थान था। लेकिन अभी द्वारका का तो पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिक वर्षों से उसकी खोज कर रहे हैं। आपका विज्ञान जिस द्वारका को वर्षों में नहीं खोज पाया, उसे हमने कुछ ही क्षणों में खोज लिया है। द्वारका पृथ्वी के गुजरात नामक स्थान पर समुद्र के नीचे स्थित है, जिसमें कौस्तुभ मणि आज भी स्थित है। अब हम उस मणि को लेकर चले भी गए होते, परंतु हम आप जैसे सच्चे व्यक्ति को हमसे संबंधित प्रश्नों के जाल में उलझा कर नहीं जाना चाहते थे। हम चलते हैं, नमस्कार। लेकिन इस बार बैठा देखता ना रहा विनय। मुझे भी उसके पीछे पीछे गुजरात जाना होगा, क्योंकि कौस्तुभ मणि पाने की उसकी कोशिश वहाँ कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपनी सुपर स्पीड से परमाणु गुजरात की तरफ चल दिया, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही गड़बड़ हो चुकी थी। उस भयंकर समुद्री तूफान के रूप में, जिसकी लहरें आसमान को छूने और पूरे धरती को जलमग्न कर देने को बेताब नजर आ रही थी। उफ! कांडला बंदरगाह को तबाह कर दिया इस समुद्री तूफान ने। मुझे भी मदद कार्य में लग जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानमाल को बचाया जा सके। प्रशासन के साथ साथ परमाणु भी बचाव कार्य में जुट गया। लेकिन इतने भीषण समुद्री तूफान से निपटना कोई आसान बात नहीं थी। उफ! आखिर कौस्तुभ मणि को पाने के लिए यह तबाही का खेल खेल ही गया और हमारे सामने खड़ी कर गया ऐसी समस्या जिसका तुरंत हल ढूंढना हमारे विज्ञान की वश की बात नहीं। आप एकदम उचित सोच रहे हैं महोदय। कौस्तुभ पाने के लिए हमने वास्तव में एक बड़ी भूल कर दी है। हम भूल गए थे कि कौस्तुभ मणि निकालने के लिए हमें अपनी शक्तियों से हम समुद्र में जो खुदाई करेंगे, उससे समुद्र में ऐसा ज्वार आएगा जिसका सामना पृथ्वीवासी कदापि नहीं कर पाएंगे। हम तो मणि लेकर सैकड़ों प्रकाश मील दूर निकल गए थे, लेकिन आपकी सोच ने हमें चेताया और हम अपनी भूल सुधारने के लिए वापस लौट आए। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हम अभी इस तूफान को शांत किए देते हैं। उसकी आंखों से निकली चमकीली किरणों को आंधी समुद्र में समा गई। अद्भुत! कुछ ही क्षणों में समुद्री तूफान साबुन की झाग की भांति शांत होता चला गया। हमारी किरणों ने समुद्र तल में कई अत्यंत गड्ढे कर दिए हैं। समुद्र के ज्वार उनमें समा रहा है। शीघ्र ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अभी भी हतप्रभ खड़ा था परमाणु, जबकि हाथ जोड़कर उससे कह रहा था मानस, क्षमा कीजिएगा मान्यवर, अगर कौस्तुभ मणि को ले जाना अत्यंत आवश्यकता नहीं होता तो ऐसी स्थिति कदापि नहीं आती। विश्वास कीजिए, आपका अपना कार्य सफल होते ही हम इसे यथास्थान पर रख जाएंगे। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए, जो हमने आपके अच्छे उद्देश्य की राह में अड़चन बनने का प्रयास किया। परमाणु को शुद्ध हिंदी बोलते देख मुस्कुराया मानस। आपको अपनी भाषा का शुद्ध रूप बोलने की आवश्यकता नहीं है महोदय। हम तो ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा सूक्ष्म अनुवादक यंत्र जो भी भाषा सुनता है, उसके शुद्ध रूप को ही अनुवादित करके हमारे मस्तिष्क को प्रेषित करता है। ऐसा है तो थैंक्स फॉर आवर प्रोटेक्शन। यू आर वेलकम। सी यू अगेन। परमाणु को मुस्कुराता छोड़ अपने ग्रह की तरफ रवाना हो गया मानस। समाप्त।